हेलो स्टूडेंट्स। कुछ लोगों का ये फीडबैक है कि हम बड़ा फास्ट जा रहे हैं इस तरह के रिविजन्स में और आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। पर आप लोग एक चीज़ समझिए कि हम इस रिवीजन के थ्रू कुछ भी नया लर्न करने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने जो लर्न किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, हम उसी का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और फास्ट रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि जितना मल्टीपल टाइम हम रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें जिनको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए और पढ़ कर सुनिए, और सुनने के बाद में आप अपनी तरह से या तो इसको खुद बोलिए अपने आप को, या इसको लिखने की कोशिश करिए। और ये प्रोसेस आप लगातार करिए। एटलीस्ट यू रिवाइज इट 30 टाइम्स। जब आप इसको 30 टाइम रिवाइज कर लेंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। और उसके बाद में आपसे किसी तरह के सिली मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे। तो दैट इज़ द एम फॉर दिस टाइप ऑफ रिविजन। फास्ट रिवीजन करना जरूरी है, सो दैट हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर पाएँ, रिटेंशन कर पाएँ। राइट। तो आज हम एल्काइल हैलाइड के लिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और तो इसमें यहाँ पर हम एल्काइल और एराइल दोनों तरह के हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं। जिस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम E2, E1, EI और E1CB 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को भी 4 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन है हमारी SN2। तो SN2 रिएक्शन में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ जुड़े रहते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ओवरऑल इस रिएक्शन को हम इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यानी कि अगर कंपाउंड R होगा तो S बन जाएगा, S होगा तो R बन जाएगा। बट हमें पता है कि इसको हम इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं कहते, क्योंकि R और S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो चूंकि इसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक भी बोलते हैं। अगर हमें पता है कि एक से ज़्यादा साइट हो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने की, तो न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करेगा जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक डोमिनेटिंग फैक्टर है इस तरह की रिएक्शंस में। अच्छा, एक चीज़ हमको पता है कि अगर बीटा पोजीशन पे कहीं पाई बॉन्ड हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो SN2 रिएक्शन की रेट यहाँ पर इंक्रीज करती है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से जो अल्फा कार्बन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। अल्दो अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड आने की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं रहता, वहां पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। लिविंग ग्रुप इस रिएक्शन के लिए अच्छा होना चाहिए, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना SN2 रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि SN2 में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर हम चारों हैलाइड में कंपेयर करें तो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। अल्कोहल्स में चूंकि OH माइनस आयन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो इस तरह के रिएक्शन में हम उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए या तो उसकी रिएक्शन किसी कॉन्क एसिड से करा देते हैं, H प्लस जुड़कर वाटर लिविंग ग्रुप बन जाता है, या टोसाइल क्लोराइड कराने पर टोसाइलेट बन जाता है, या ट्रिपलेट क्लोराइड से हम रिएक्शन कराकर वहां पर भी एक बेटा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं इसको। SN2 रिएक्शन के लिए हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जिसके एग्जांपल एसीटोन, DMSO, THF, डाइऑक्सेन, DMF इस तरह के हो सकते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन केपेबल नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को ये सॉल्वेट नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट खाली कैटायंस को सॉल्वेट करता है, एनायन को सॉल्वेट नहीं करता, जबकि प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। प्रोटिक सॉल्वेंट में चूंकि सॉल्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, इसलिए साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल का साइज जितना बड़ा होता है उतना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल फ्री रहता है और फ्री स्टेट में चार्ज डेंसिटी फैक्टर डोमिनेट करता है। पर एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वही आप कह सकते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो एनायन ज़्यादा सोल्यूबल होता है, इसका साइज बड़ा होता है। इसीलिए चाहे से सॉल्वेंट पोलर हो, सॉरी पोलर प्रोटिक हो, ए प्रोटिक हो, दोनों ही केस में साइज फैक्टर ही डोमिनेट करता है। पर इसका एक ट्रू एग्जांपल है जब हम 18 क्राउन ईथर टाइप से रिएक्शन कराते हैं। जैसे RCl की अगर हम Na से रिएक्शन कराते हैं या Ki से रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो क्राउन ईथर्स है ये कैटायन को Na प्लस को या K प्लस को कैप्चर कर लेते हैं। उस केस में हमको ये दिखाई देता है कि चार्ज डेंसिटी वेक्टर डोमिनेट करता है, वहां पर फिर F माइनस I माइनस को रिप्लेस कर देता है। जबकि एसीटोन टाइप के सॉल्वेंट में अभी भी साइज फैक्टर ही डोमिनेट करता है, I माइनस Cl माइनस को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है।
SN2 रिएक्शन के लिए इसीलिए एक जनरल ट्रेंड हमको याद रखना है न्यूक्लियोफाइल का, जिसमें हम ये ट्रेंड याद रख सकते हैं कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन और जो एजाइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर RSS माइनस है, फिर I माइनस है, फिर साइनाइड है, फिर एल्कोक्साइड है, फिर OH माइनस आयन है, फिर RNS2 है, फिर Br माइनस है, फिर अमोनिया है, Cl माइनस F माइनस है, मिथेनॉल है, वाटर है। वाटर सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया है, और तो मिथेनॉल वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। F माइनस भी वीक न्यूक्लियोफाइल है। SN1 इस रिएक्शन में तब होता है जब एल्काइल हैलाइड बहुत बल्की हो, ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है, या अल्कोहल्स में होती है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनना स्लो स्टेप होता है, इसलिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप यहाँ पर यही हो जाती है, ऑर्डर रिएक्शन का 1 होता है। तो कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और साथ साथ एक चीज हो रहा है कि जब ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं तो कार्बोकेटायन बन गया तो प्लेनर हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ऊपर की साइड से भी नीचे की साइड से भी। तो रेसिमाइजेशन होना चाहिए, पर इसमें रेसिमाइजेशन विथ मोर इन्वर्जन होता है, यहाँ पर भी बैक साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एल्कोहल्स में अगर हम कंसंट्रेटेड HCl HBr HI का एडिशन कराते हैं तब भी हमको SN1 रिएक्शन होती है कार्बोकेटायन के थ्रू। इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर में चूंकि अटैक दोनों साइड से हो सकता है, बीच वाले कार्बन से भी हो सकता है, कॉर्नर से भी हो सकता है। बेसिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो ये रिएक्शन SN2 ही होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कॉर्नर की साइड से होगा। पर एसिडिक मीडियम में अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो पहले अल्कोहल पर H+ जुड़कर यहाँ पर हम इपॉक्साइड पे H+ जुड़कर एक इंटरमीडिएट बनता है साइक्लिक, और उसके बाद में अल्कोहल बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसको हम SN1 टाइप बोलते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट इस तरह की रिएक्शन में नहीं होता। ग्लाइकोल्स या पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HI से कराएं तो पहले क्या होगा कि सारे OH हटकर I आ जाएगा। 1-2 पोजीशन पर I स्टेबल नहीं होता, उसको हीट करने पर एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन पर HI का फिर से रिएक्शन हो सकता है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KCN के साथ कराएं तो हमें AgCN मिलता है, और ये SN2 रिएक्शन है, अटैक C माइनस की तरफ से होता है। जबकि AgCN से कराएं तो अटैक नाइट्रोजन की साइड से होता है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, पहले Ag प्लस X माइनस रिएक्शन करके AgCl प्रेसिपिटेट करा देती है, फिर R प्लस पर नाइट्रोजन की साइड से अटैक होता है, क्योंकि उधर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पर, तो पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, और एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाता है। एल्काइल हैलाइड की अगर हम AgNO2 से रिएक्शन कराएं तो नाइट्रो एल्केन बनती है, नाइट्रोजन जुड़ता है R से। और KNO2 से कराएं तो नाइट्राइड बनता है, ऑक्सीजन जुड़ता है R ग्रुप से। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहे हो मॉलिक्यूल में, तो NGP भी हो सकता है, नेबरिंग ग्रुप वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हम इस रिएक्शन देखें, हेलोहाइड्रीन अगर बेसिक मीडियम में NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो OH माइनस आयन पहले OH से प्रोटॉन ले लेगा, और O माइनस इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन करके पहले इपॉक्साइड बना लेगा। NaOH अगर एक्सेस में है तो फिर OH माइनस आयन कॉर्नर से अटैक करके ग्लाइकोल बना देगा, यहाँ पर एंटी ग्लाइकोल्स बनेंगे। एक रिएक्शन यहाँ पर SNI होती है, जिसमें अल्कोहल्स की रिएक्शन नंबर SOCl2 या SO2Cl2 से कराते हैं। तो पहले HCl बाहर निकलकर इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, फिर Cl अटैक करता है इस कार्बन पे। ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, और इसमें डिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। क्योंकि HCl गैस फॉर्म में बाहर निकल गई, इसलिए Cl माइनस आयन सोल्यूशन में रहते नहीं है। और यही रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जैसे प्रीडीन की प्रेजेंस में कराएं, तो ये रिएक्शन फिर SN2 ही होगी, Cl माइनस आयन बैक साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। अल्कोहल के साथ अगर हम PCl5 या PCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड बनता है। ये हमें याद रखना है कि SN2 रिएक्शन है। अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Na3 एजाइड के साथ कराएं तो N3 माइनस अटैक कर देगा, तो ये बनेगा कंपाउंड। इसको हीट करने पर नाइट्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल कर नाइट्रीन बनती है, और नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर मीन बन गया। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की एक रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। पहले ब्रोमीन रेडिकल बनता है जो सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनता है, AgBr बाहर निकलता है, ये टूट जाता है R रेडिकल प्लस CO2 में, और R ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके RBr बना लेता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास में जेमडाई हैलाइड है, और KCN के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले C हलट कर CN आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होकर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक रिएक्शन है यहाँ पर ट्राई हैलाइड बनाने की, जिसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन उन कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन के साथ होती है, इनका अल्फा पोजीशन पर CH3 होता है। या हम ऐसे अल्कोहल भी ले सकते हैं
जिसमें कि वो ऑक्सीडाइज होके इस तरह के एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम हेलोजन प्लस OH माइनस लेते हैं तो पहले एक NaOX टाइप का बनता है, हाइपोहेलाइट बनता है, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो एल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज करा देता है। तो एक इस तरह का RC डबल बॉन्ड OCH3 बनता है, इसकी OH माइनस के साथ अटैक करने पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने पर CH3 माइनस बाहर निकलता है, बाद में एसिड बेस रिएक्शन होकर हेलोफॉर्म बन जाता है। तो ये एक हेलोफॉर्म बनाने की रिएक्शन है। हेलोफॉर्म की कुछ कॉमन रिएक्शन है, जैसे इसका एयर में खुला छोड़ने पर ये फोस्जीन बना लेती है, COCl2। HCl फोस्जीन एक पॉइजनस गैस है, इसको वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें कार्बोनिक एसिड मिल सकता है, अमोनिया से रिएक्शन कराने पर यूरिया मिल सकता है, अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर डाइइथाइल कार्बोनेट मिल सकता है। क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से रिएक्शन कराने पर एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है जिसको क्लोरीटोन बोलते हैं, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर एक पॉइजनस गैस मिलती है जिसको क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म की दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर-टिमन रिएक्शन एंड कार्बाइल-एमीन रिएक्शन, दोनों बेसिक मीडियम में होती है और इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है। तो ये कार्बीन फिनोल पे रिएक्शन करके उसको सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और कार्बाइल-एमीन रिएक्शन में जो कार्बीन बनती है क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन से, वो प्राइमरी एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाती है। तो ये दोनों रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की बेसिक मीडियम में, यानी क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में हमेशा कार्बीन बनाकर फिर रिएक्शन करती है। क्लोरोफॉर्म का अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो फॉर्मिक एसिड बनता है, चूंकि KOH का प्रेजेंस है इसलिए हमने सोडियम फॉर्मेट लिख दिया। यहाँ एक कंपाउंड और है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक जनरली एक CFC111 या 11 करके लिखते हैं। तो इसके फार्मूले से अगर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रेशियो निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे CFC अगर 11 लिखा हुआ है तो इसमें हम 90 ऐड कर दें तो इट बिकम्स 101। तो पहला नंबर इसमें कार्बन को बतला रहा है, दूसरा नंबर हाइड्रोजन को, तीसरा फ्लोरीन को। तो कार्बन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन लिख के बाकी वैलेंसी हम क्लोरीन से सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से CFC11 का फार्मूला हो गया CCl3F। CCl4 को हम पायरेन भी बोलते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो ये सारी मेरी एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं एराइल हैलाइड्स में। तो एराइल हैलाइड्स में इनको प्रिपेयर करने का सीधा तरीका है कि बेंजीन की रिएक्शन हम हेलोजन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करा दें तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब इसकी जगह हम आयरन प्लस हेलोजन भी ले सकते हैं, जैसे FeBr3 बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। इसके अलावा मेरे पास में जो डाइजोनियम सोल्ट है उसके साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है, जैसे हम CuCl HCl CuBr HBr लें तो इन दोनों रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। कि आई के साथ हीट करें तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, NaBF4 के साथ हीट करें तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। अच्छा, एराइल हैलाइड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है ARSN2, ये बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म है, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर जुड़ता है बेंजीन रिंग से, तो इंटरमीडिएट एक sp3 कार्बन बनता है, और उसके बाद में हमारा X जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है। इसके लिए कंडीशन है कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनता है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन लेंगे तो फ्लोरोबेंजीन में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लिविंग ग्रुप इसमें सेकंड स्टेप में निकल रहा है जो फास्ट है। तो इसमें लिविंग टेंडेंसी नहीं देखते, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी देखते हैं। जितनी कार्बन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से, उतना वो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का यहाँ पर मेथड है जिसको बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए, और साथ साथ में उस पर ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन के रेस्पेक्ट हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो पहले केस में ये E2 रिएक्शन की तरह से हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट होती है बेस की प्रेजेंस में, एक इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। बेंजाइन अपने आप में एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसके बाद में हाइड्रोजन अटैक करता है। इसमें चूंकि बेंजाइन बनता है, बेंजाइन एक से ज्यादा तरह का बन सकता है, तो इसलिए हमेशा इसमें एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो हमें चेक करना है। जैसे यहाँ पर हमने एक मेटा पोजीशन पर OCH3 लगाकर देखा, तो इस केस में ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे परसेंटेज निकालना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म में। तो जैसे यहाँ पर हम कहें कि मेटा के केस में दोनों में मेटा आ रहा है तो मेटा 50% हो सकता है, ऑर्थो 25%, पैरा 25।
बेंजाइन बनाने के एक दो तरीके और हो सकते हैं, जैसे बेंजीन पर अगर ऑर्थो पोजीशन पर 2 हेलोजन लगी हो, मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन कराएं, तो इस तरह से पहले ये वाला पार्ट RMgX बन गया, हेलोजन है, और ये दोनों इसको हीट करेंगे तो MgClBr बाहर निकल जाएगा, बेंजाइन बन जाएगी। या बेंजाइन पर इस तरह के ग्रुप लगे हों जैसे कार्बोक्सिलेट आयन और N2+ इसको हीट करेंगे तो CO2 और N2 दोनों अच्छे लिविंग ग्रुप है, इससे बेंजाइन मिल सकती है। एक चीज हमें और याद रखनी है कि बेंजाइन डायल्डर रिएक्शन शो कर सकती है। तो दैट्स इट फॉर alkyl and aryl halide. Revise it and repeat it.